जीवन भर मतलब कि आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का चमड़ा भी बाबूजी मनोहर लाल जी दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का कर्जा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी साहब पर तो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद। मोदी साहब ने अकेले हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर राज नहीं किया, पूरे वर्ल्ड की जनता के दिलों पर राज किया। हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, उसमें हर चीज को बताया गया। बहुत से लोगों को मालूम गऊ का जो अगला हिस्सा मुख है, अगर उसे आप डालेंगे जो उसके मुंह में से लार निकलती है वो जहर का हल्का सा काम करेगी, आप उसे किसी एलर्जी के स्थान पे लगाएंगे ठीक हो जाएगी। बस इन्हीं ये जो आप बातें बोल रहे हैं ना सर, इन्हीं बातों पे लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। आज इस पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनका नाम है डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। जी हाँ, जो जींद से विधायक हैं और हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में, कैसी उनकी जिंदगी रही और उनकी राजनीतिक जिंदगी जो है वो कैसी है, हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति, ये सारी बातें भी करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय माता की। जय माता की। सर, जींद से आप विधायक और उसके बाद उपाध्यक्ष, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा दिल्ली के लिए भी हम आपको बधाई दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री, बीजेपी की 27 साल बाद जो है बीजेपी सत्ता में है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, जो बन ही चुकी हैं, वो जींद से, जुलाना से। कैसा महसूस होता है सर? जी बहुत, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का विषय है कि जींद की बिटिया आज ये कहूँ कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो जींद की नंदगढ़ गांव की बिटिया है और हमारी अपनी बिटिया है। तो 2 वर्ष की जब वो थी तो जींद को छोड़कर वो दिल्ली सेटल हो गए। तो उनका जन्म स्थान जींद है और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं ये कहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का कि जिन्होंने हमारी बिटिया को चुना कि वो 27 साल के बाद किस प्रकार से दिल्ली का उद्धार कर पाएगी। जिस केजरीवाल साहब ने जो 10 साल का राज्य भोगा उसमें दिल्ली के जो हालात बिगाड़े उसे सुधारने का काम करेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और माननीय मोदी साहब ऐसे ही व्यक्तित्व को ढूंढ के लाते हैं जो हर चैलेंज को स्वीकार करे और उसे बाखूबी से अपने कर्तव्य का पालन कर पाए। ऐसी सोच के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी बिटिया को चुनने का काम किया। सर, ये जैसे ही ये नाम आया या इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री चुने गए, आपको क्या लगता है सर, ऐसा बीजेपी में ही पॉसिबल है या दूसरी पार्टियां भी इस तरह का बोल्ड स्टेप जो है उठा सकती हैं कि हाँ, एक ऐसे चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है? देखिए, ये सोच तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, इससे पहले मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने भी एक लंबे समय तक राज किया, लेकिन जो उन्होंने राज किया वो घरानों ने राज किया। जी। यहाँ पर पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा मतलब जो अलग से आया हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी बहुत समय पहले की, शोले, जिसमें गब्बर सिंह ये कहता था कि सो जा बेटा सो जा, 50-50 कोस तक की आवाज जाती कि सो जा बेटा, माँ कहती है नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जी। आज हिंदुस्तान की प्रत्येक माँ ये कहती है कि बेटा बड़ी निष्ठा के साथ आप भारतीय जनता पार्टी में रहें और फिर निष्ठा और विश्वास के साथ इस देश के लिए काम करें। ना जाने कब आप किसी प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाएं। ये बात सिद्ध करके दिखाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। जी बिल्कुल। चाहे वो विषय आपका राजस्थान का हो, जी। चाहे वो विषय मध्य मध्य प्रदेश का प्रदेश। हो, चाहे आज के आपके सामने है दिल्ली का विषय हो। दिल्ली का अर्थ है कि पूरे समूचे भारत का कहीं ना कहीं जुड़ा होना। जी। ये अहम भूमिका निभाने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसे चुना है उसके लिए मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जींद की बिटिया पर अपना विश्वास जताया। जींद के लिए इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बिल्कुल। वैसे तो देखिए सीएम सिटी रही है, भिवानी सीएम सिटी रही है बंसीलाल जी की। जी।
आपका सिरसा रही है चौटाला साहब की, जी। करनाल रही है जी। मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी की, जी। इसी प्रकार से रोहतक रही है हुड्डा साहब की। जी। तो हम तो ये कहेंगे कि हरियाणा की बेटियों ने, जहाँ की भ्रम में लीन सुषमा स्वराज जी भी रही, जी। और आज हमारे जींद की बिटिया है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। सर जैसे इससे पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के थे अरविंद केजरीवाल, उनका भी लिंक हरियाणा से था। तो सर ये क्या मतलब हरियाणा ने जिम्मेदारी उठा रखी है कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री निकलेगा वो हरियाणा से ही निकलेगा? क्योंकि इससे पहले आप देखिए प्रवेश वर्मा जी के पिताजी साहिब सिंह वर्मा, वो भी हरियाणा से थे। सुषमा स्वराज की आपने खुद ही बात की। तो देखिए मतलब एक राज्य से जो है वो दो राज्यों को मुख्यमंत्री दे रहा है। देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हरियाणा में कुछ तो है। जी। देखिए कि जब ये लग रहा था कि हरियाणा के कोई हालात नहीं है, तब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जी। ने सरकार बनाकर अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया। जी। वहीं पर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, क्योंकि हमारे देश की जो कमान है वो एक ऐसे नेता के बाद है जो बहुत वर्षों में जन्म लेते हैं। जी। और मेरा मानना तो ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब पर तो दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है कि वो जिस तरफ देखते हैं वही आदमी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आज जो देश अपने आप में पावरफुल कहते हैं, वो भी बिना मोदी साहब से बातचीत किए कोई अहम फैसला नहीं ले सकते इस दुनिया का। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। तो आज ये मानना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान की गद्दी पर विराजमान है, जिन्होंने अपनी सीमाओं को बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने लोगों के दिल पर राज किया है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर फिर इसमें एक थोड़ा सा कंट्रास्ट आ जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की आप बात कर रहे हैं वो तो राजा था, लेकिन आज तो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। देखिए तो क्या उस लिहाज से नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि आपको किसी को लड़ाई करके जीतना हो वो आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाना या फिर लोगों की सोच को अपनी सोच में मिलाना वो ज्यादा अहम काम हो जाता है। देखिए मैंने बात की आपसे जब राजा महाराजाओं का काल था, जी। उस समय की बात की, जी। तुलना की जाती जी है। बिल्कुल। मैंने वो तुलना की है। जी। मोदी साहब ने अकेले हिंदुस्तान की जनता के दिलों पे राज नहीं किया, जी। पूरे वर्ल्ड की जनता के दिलों पर राज किया। आज मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, जी। कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इस संसार का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, अगर वो कोई बात करे, कोई अहम भूमिका अगर लेके चलने की बात हो और मोदी साहब से बात ना हो। आप युद्धों का सतर ही देख लीजिए, जो युद्ध चल रहे हैं उसमें माननीय मोदी साहब जब तक हस्तक्षेप नहीं करते, उससे समझाते नहीं, तब तक उस युद्ध विराम की तरफ नहीं बढ़ता। यूक्रेन और उसका युद्ध देख लीजिए जो चला आपके सामने, कि हिंदुस्तानियों को युद्ध रोक कर निकाला गया। किसकी पावर है? ये इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जो व्यक्तित्व है, जो उन पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है, उसकी वजह से है कि सामने आने पर व्यक्ति अपना बल खो देता है। जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं वो मानना पड़ता है। जी बिल्कुल। सर हम राजनीति में दोबारा से आएंगे, दोबारा लौटेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपके बचपन की सर बात करते हैं। कैसा रहा सर बचपन आपका? वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि हाँ बच्चे जो हैं वो कुछ ज्यादातर बच्चे जो हैं वो शैतान रहते हैं, शैतानी करते हैं। आपका कैसा बचपन था? शैतान थे या फिर शरीफ बच्चे थे मैं आप? मेरी 4 बहनें, हम 2 भाई थे। एक भाई वैष्णो देवी जाते हुए एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए, जी। माँ भगवती के चरणों में चले गए। और पहले तो मैं बहुत शरारती था। उस शरारती की वजह से ही मुझे मेरे पापा और भाई साहब ने मुझे बिहार भेज दिया पढ़ने के लिए। मैंने प्री आयुर्वेद वहीं से की और फिर आयुर्वेद की डिग्री मैं वहीं से लेके आया। लगभग 7 साल मैं बिहार में रहा और उसके बाद में मैंने वहाँ जगन्नाथ मिश्र जी का राज देखा और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी का राज देखा। तो उनके भाई साहब के ब्रह्मलीन होने के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति पर जिम्मेवारियों का बोझ पड़ जाता है। जी। तो जो नटखटपन था या शरारतीपन की बातें वो सब खत्म हो गई। किस तरह की शरारतें होती थी सर? जो आपका देखिए बचपन था उस वक्त किस तरह की शरारतें होती थी? शरारती तो बच्चों से उलझ जाना, घर में थोड़ा सा और ढंग से बात करना और ये सब बातें थी अपना। जैसे कि अब क्या कहेंगे आपको, हाँ मतलब हर तरह की शरारत करने। मैं स्कूल से भी ये भाग किस जाता था। किस सन की बात कर रहे हैं आप? मैं ये आपको बात कर रहा हूँ 86 की।
कई 86 बार क्लास भी छोड़ी है मैंने, अच्छा। पिक्चर देखने भी चला जाता था क्लास बस छोड़ आज की डेट में उसको बंक कहते हैं कि आप बंक मारो। वो सब भी किया। लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि ये सब किए अब, लेकिन अब उन चीज़ों की कमी भी महसूस होती है, लेकिन अब सोच के अच्छा भी लगता है। हमारा समय फिर भी बहुत अच्छा था। हमारे समय में कि ये समझिए कि 60% मार्क्स लेने वालों को तो फूल माला पहनाकर जी शहर में निकाला जाता था जी। उनको कि इस बच्चे ने इतने लिए, वरना 40-45%, 33% ये वाले बच्चे बड़े पसंद रहते। पास होना जो है वो बड़ी पास उपलब्धि आना माना अहम माना भूमिका जाता थी था। वहां पर उस समय में। आप कैसे से सर पढ़ने में, स्कूल में? ठीक ही ठाक था, ठीक। ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं कह सकते, अच्छा जी। बट ठीक ठाक था। हाँ, मुझे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का और ये सब पढ़ने का शौक बचपन से ही है, अच्छा जी। क्योंकि मेरे पिता और माता ने, घर का जो माहौल था वो कैसा ही था, माँ भगवती के उपासक है, तो माहौल कुछ ऐसा था, उस माहौल के अंदर सब लोग मतलब सिस्टम रहता धार्मिक था। प्रवृत्ति के हैं फिर आप बचपन हाँ, से ही? हमारे परिवार में माँ भगवती की बहुत कृपा है, और मैं ये कहूँगा कि मैंने 10 पुराण पढ़े हैं। अब तो अभी मैं आजकल भविष्य पुराण पढ़ रहा हूँ, लेकिन समय कम मिल पाता है। अच्छा जी। और काफ़ी सुनने का शौक है, पढ़ने का शौक है, बड़े-बड़े आध्यात्मिक बातों पर या आध्यात्मिक विषयों पर मैं चर्चा भी कर लेता हूँ, और आध्यात्मिक का गाड़ी में भी बैठता तो मोस्टली अध्यात्म की ही आध्यात्मिक बातों सुनता को हूँ, आप कथाएँ आएँगे वगैरह ये सर। सब हम सुनता हूँ। मैं क्योंकि हमारे पास समय है, आपके पास भी समय है, हम एक-एक विषय पर चर्चा करेंगे। स्कूलिंग की बात हो रही थी सर, जब आप बिहार गए, पहले तो आप अगर बता पाएँ कि हाँ, वो ऐसा क्या आपने कुछ बड़ा कर दिया था कि आपको बिहार मैं भेज दिया गया? क्योंकि मैंने शरारती तो बच्चे अक्सर मैंने होते ही हैं। 1-2 बच्चों को लगातार पिटाई-विटाई कर दी, उससे घर का माहौल भी बिगड़ गया। पिताजी की बड़ी रेपुटेशन थी, तो उसमें थोड़ा-सा अलग-सा संदेश जाता, तो उन्होंने कहा तुझे यहाँ नहीं रखेंगे, तुझे बाहर पढ़ाएँगे। लेकिन वो इत्तेफ़ाक की बात है कि मुझे बिहार जाना पड़ा, तो वहाँ पढ़ा मैं। तो बिहार में फिर 2 चीज़ें हुई, हम एक लोग तो हरिया आपकी बिहार में 2 चीज़ें हुई, एक जो स्कूलिंग आप कर रहे थे वो, और राजनीति की स्कूलिंग भी हो गई? देखिए, राजनीति की स्कूलिंग तो वहाँ का जैसा माहौल होता था हमारे मधुबनी में, जी। मधुबनी मिथिलांचल में हमारा कॉलेज था और दरभंगा यूनिवर्सिटी थी हमारी। तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि राजनीति कुछ चलता था तो चलिए चलिए, जैसे स्कूलों में जी। सिस्टम होता था तो चले जाते थे। मैं आपसे जिक्र किया, जगन्नाथ मिश्र जी को भी देखा मैंने, लालू प्रसाद यादव जी का भी देखा। हाँ जी। लालू प्रसाद यादव जी का तो वो समय था जब उन्होंने बिहार के मोस्टली बच्चों को मुंडन कर दिया था, सबको गंजा वंजा कराया, तो उस कार्यकाल की उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो बिहार में तो कहा करते थे कि बच्चा माँ के पेट से ही राजनीति सीख के आता है, ऐसा वहाँ लोग बोलते थे। लोग बोलते थे। और वहाँ एजुकेशन के मामले में तो बहुत बढ़िया था। बिहार की गरीब परिवारों के बच्चे थे, लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। आज तो मैं भी पटना अभी हाल ही में गया हूँ 15-20 रोज पहले, तो अब तो माहौल बहुत चेंज हो गया, क्योंकि माननीय मोदी साहब ने बहुत तरक्की की, फ्लाई ओवर ये वो। हाजीपुर तक आने में बड़ा समय लगता था उस समय में, अब तो हाजीपुर ये लगता कि आ गया। जी। इतनी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, इतना सब सिस्टम बन गया, इतना अच्छा रेलवे स्टेशन बन गया साहब। बल्कि एयरपोर्ट से ज्यादा मुझे रेलवे स्टेशन अच्छा लगा। अच्छा जी। जिस रेलवे स्टेशन पे हम उतरते थे वही हनुमान जी का मंदिर था पास में, उसमें भी माथा टेकने का अवसर मिला। तो आहिस्ता आहिस्ता गंभीरताएं भी आ गई, जिम्मेवारियां बढ़ती चली गई साहब, तो गंभीरताएं बढ़ गई। तो सर 7 साल बाद जब लौटे आप घर, पढ़ाई पूरी करके, फिर क्या आगे की प्लानिंग थी? बस फिर पिताजी के साथ मैं क्लिनिक पे बैठता था, क्लिनिक चलाते थे पिताजी। तो उनकी मैं ये कहूँगा 800 से 1000 पेशेंट्स की डेली ओपीडी थी। तो मेरे पिताजी बड़ा कम चार्जिंग लेते थे, 2 रुपये से लेके 100 रुपये तक लेते थे, उसमें भी 2 रुपये लेते थे। अच्छा जी। और अभी 2018 में एक्सपायर हुए, जबकि वो 2009 में विधायक बने। जी। विधायक बनने के अगले दिन ही वो पेशेंट देखने लगे। वो इस मामले के अंदर बहुत ही कहते थे कि ये मेरी ड्यूटी है, अच्छा जी। गरीब व्यक्ति को मेरा इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मैं जानता हूँ गरीब का दर्द क्या होता है। जी। तो वो इस बात के लिए भी फेमस थे कि किसी के पास पैसा हो या ना हो, आप मेडिसिन ले जाइए, जब हो तब दे जाना। तो सर कैसे, क्योंकि आपके पिताजी भी डॉक्टरी कर रहे थे, कैसे ये हुआ कि हाँ, वो एकदम से राजनीति में आ गए? क्योंकि आपका पिताजी से पहले तो राजनीति में कोई नहीं था? नहीं, हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। मेरे पिताजी ने एक बार चुनाव लड़ा था पार्षद का, वो सब लोगों ने जबरदस्ती लड़ाया तो वो चुनाव जीत गए थे। जी। और उसके बाद में कोई उनका मतलब कोई पॉलिटिकल सिस्टम था ही ना, वो ऐसी विचारधारा रखते थे, बड़े धार्मिक दृष्टि के थे। तो वो कहते हैं, जैसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, कि राजयोग आपको खींच के लाता है, जी। या शास्त्रों में ये लिखा है कि राजकोष से जिसको पैसा मिलता हो उसने तप किया है। जी। चाहे वो एक मास्टर है, एक पीएन है, या एक
मुख्यमंत्री है या एक मंत्री है, जो भी जिसको राजकोष का पैसा मिले, शास्त्र ऐसे कहते कि उस व्यक्ति ने तप किया है। तो 4.5 साल वो लगभग मिलिट्री में रहे, लेकिन घर के हालात थे। फिर वो समालखा आए, समालखा पार्टीशन के बाद वो समालखा के पास एक गांव है क्रंस, उसमें शिफ्ट हुए। फिर वो समालखा आए, एक डॉक्टर के यहाँ उन्होंने कोशिश की, और मिलिट्री में भी वो सिग्नल कोर में थे। उसके बाद में जींद में आए, उन्होंने साइकिल पे भी पेशेंट देखने जाते थे 15-15, 20-20 किलोमीटर तक। रात के समय सुबह क्लिनिक चलाते, रात को जाते, मरीज देख के आते। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया, और उनके संघर्ष की बदौलत ही चौटाला साहब स्वयं आए जी। और चौटाला साहब ने पता किया, 2009 में चुनाव था, उन्होंने पता किया कि जींद की सीट से कौन व्यक्ति फाइट कर सकता है। मांगेराम गुप्ता जी जो 7-8 चुनाव लड़ चुके थे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर मिड्डा है, लेकिन वो चुनाव लड़ेगा नहीं। अच्छा जी। अगर वो व्यक्ति आ जाए, हम ये तो नहीं कहते कि वो जीत सकता है, लेकिन वो कड़ा मुकाबला करेगा, और जो आदमी मुकाबले में रहेगा वो जीत भी सकता है, अगर आप थोड़ा सा देखें। तो उनका आना हुआ, तो वही बात कहते हैं ना कि राजयोग अपना काम करता है। तो 2007 में उन्होंने डॉक्टर साहब को ज्वाइन कराया, अक्टूबर में, 7 अक्टूबर की बात है 2007 में। तो बड़े डॉक्टर साहब कहने लगे कि मेरा राजनीति में कोई शौक नहीं है, कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं। 2009 में उन्होंने कहा मीरा साहब आप चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी। और 2014 में उन्होंने कहा कि जब वो जेल से आए थे बीच में बाहर, जी, तो उन्होंने ये कहा था कि जींद के लोगों को, जो वर्कर साथी थे, कोई भी जींद की सीट पे चुनाव लड़ने की मत सोचना, कोई कुर्ता पजामा मत सिलवाना, जब तक डॉक्टर मिड्डा रहेंगे मेरी पार्टी से चुनाव यही लड़ेंगे। अच्छा जी। 2012 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, एक नंदी ने उन्हें चोट पहुंचा दी, वो कई दिन हॉस्पिटल रहे। हाँ जी। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली रहे। तो उस समय फिर मैं सबने फैसला लिया कि आप राजनीति में पिता का काम संभालेंगे। तो उस दौरान में फिर मैं फील्ड में जाता तो पहले भी था। मेरे पिता की एक खासियत ये थी कि वो सिर्फ चुनाव में 15-20 दिन हमने उनको बाहर निकाला। अच्छा। वरना वो पेशेंट ही देखते थे। वो कहते थे पेशेंट मेरा नहीं छोड़ सकते। हम कहते थे कई बार, वो कहते थे कि एक वक्त था जब मैं मरीज का इंतजार करता था। अच्छा जी। और आज मरीज को मेरा इंतजार न करना पड़े, क्योंकि बहुत से गरीब लोग जिन्हें ये लगता है कि अकेला डॉक्टर मिड्डा ही है जो हमारा सहारा है। गरीब व्यक्ति बस पैसे हैं नहीं है। सुबह अगर पेशेंट आता था, उसको चाय ब्रेड मिलता था सर्दियों में, गर्मियों में आपको रूह अफ़ज़ा मिलता था। ये एकदम तय था हमारे हॉस्पिटल। आप कभी भी पूछे, अभी भी अगर आप मेरी गाड़ी देखेंगे तो आपको मेरी गाड़ी में भी खिलौने मिलेंगे। अच्छा जी। मेरे पिताजी खिलौने बच्चों के लिए, छड़ी बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए वो रखते थे हमेशा अपने पास। वही तब आप में वही सिस्टम हमारे पास है। तो लोग हमें अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। गरीब व्यक्ति, मैं ये कहता हूँ अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, उस माँ भगवती की बड़ी कृपा मानता हूँ। हर कम्युनिटी में हमारा वोट है, चाहे वो 2 वोट है या 100 वोट है। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं कि जिसमें हमारा वोट ना हो जी। वो लोगों की मोहब्बत है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ इस कम्युनिटी के लोग जो हैं वही मिड्डा साहब के साथ हैं। नहीं, हर कम्युनिटी कहीं ना कहीं साथ देती है। तो फिर सर जब आपके पिताजी का देहावसान हुआ उसके बाद फिर आप, क्योंकि वो तो इनेलो में थे, हाँ, तो फिर आप इनेलो से बीजेपी में कैसे इनेलो में शिफ्ट हो गए? तो बाबूजी मनोहर लाल जी खट्टर के साथ, मैं अपने पिताजी के साथ एक बार बाबूजी मनोहर लाल जी को मिलने आया था। तो उसमें देखिए कई चीजें बड़ी अकस्मात होती हैं जीवन के अंदर। तो मेरे पिताजी को मेडिकल कॉलेज को लेके बात करनी थी जी। मैं 9.5 वर्ष मेरे पिताजी विधायक रहे, मैं कभी चंडीगढ़ नहीं आया। अच्छा जी। मैंने कभी सेशन नहीं देखा, कभी विधानसभा नहीं देखी। मैं बस 1-2 बार आया हूँ, तो मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर मुख्यमंत्री जी से ही मिला हूँ। और मेरे पिताजी से कहने लगे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह मेडिकल कॉलेज में चाहता हूँ। तो बाबूजी मनोहर लाल जी बोले कि मिड्डा साहब आप तो इनेलो में, और मैं कहूँगा तो भी आप हमारी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व को जानता हूँ जी। लेकिन ये बेटा मुझे दे दो। देखिए कई बार कोई चीज कैसे काम करती है। उनका परमात्मा के पास आना हो गया, मेरा बीजेपी में आना हो गया। 1 नवंबर 2018 को बीजेपी ज्वाइन की जी। और बाबूजी मनोहर लाल जी का मुझ में बड़ा एहसान है। उस समय उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे लिए टिकट के लिए अड़े भी। जैसा मैं सुनता हूँ कि माननीय अमित शाह जी से भी उन्होंने कहा कि मेरी एक ही टिकट है कि कृष्ण लाल को टिकट दी जाए, जबकि पार्टी में मेरे नाम को लेके या उसको लेके कुछ विरोध भी हुआ होगा, लेकिन बाबूजी मनोहर लाल जी मेरे लिए लड़े अड़े। अच्छा जी।
ये मैं सुनी हुई बात आपको कह रहा हूँ, जो कुछ लोगों के मुख में से मैंने सुनी कि बाबूजी, और मैं जीवन भर मतलब कि आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का चमड़ा भी बाबूजी मनोहर लाल जी के लिए हाजिर है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है, एक बाप ही बेटे के लिए कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जब ये जब आप जब बीजेपी में आए तब, या उन्होंने आपको अप्रोच किया आपके पिताजी से जो कहा, ये वो सिर्फ तो उसके बाय लिए चांस कहा गया। बाय चांस कहा मैं गया? पिताजी के साथ है, उन्होंने मेरे पिताजी ने मिलाया कि मेरा बेटा है, मेरा सब काम यही देखता है। तो उन्होंने कहा कि आप तो इनेलो में ही रहेंगे, मैं आपसे कहूंगा भी नहीं, मुझे पता है आपका व्यक्तित्व तो वैसा नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कि अपना बेटा मुझे दे दो। मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि मनोहर लाल जी का नाम आते ही आपकी आंखें जो है वो भर आती हैं। देखिए, मेरे पिता नहीं है, लेकिन मुझे मनोहर लाल जी ने पिता से ज्यादा पिता जैसा प्यार दिया है। मतलब आप यकीन मानिए या ना मानिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का कर्जाई हूँ। और इंसान, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो जिंदगी में इंसान चुका नहीं पाता। जिस दिन बाबूजी का ये तय हुआ कि बाबूजी सीएम पद को छोड़कर दिल्ली जाएंगे, उस दिन मतलब कि कल्पना नहीं कर सकते कि मैंने बाबूजी को किस तरह से, जैसे एक बाप बेटे का हाथ पकड़ते हैं, मैंने मतलब हिम्मत कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन उस दिन मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि बाबूजी मेरा क्या होगा। तो फिर क्या भरोसा दिया उन्होंने? तो बोले नहीं, सब ठीक रहेगा, क्यों चिंता करते हो, बोले मैं हूं ना। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने उनसे मिलने की जिक्र किया कि मुझे मिलने आना है, आपको दिल्ली मिलने आना है। बोले नहीं नहीं, फोन पे ही बोलो, कोई काम है तो बोलो, तुम्हारा कोई काम रुका है, नहीं रुका तुम बोलो मुझको। तो बोला मैं बाबूजी, बोला कि बाबूजी मैं उदास हो गया आपके लिए। पंजाबी में शब्द होता है मूंझ, मूंझ जाना, उदास होना। मैंने कहा बाबूजी मैं आपके लिए मूंझ गया। बोले फोटो है ना मेरी, उसको देख ले, जिस दिन चंडीगढ़ आऊंगा मैं तुझे बुला लूंगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं साहब, खून के तो नहीं होते, लेकिन वो आदमी के हृदय में जाते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं इस व्यक्ति का कर्जाई हूं। एक ऐसे समय में इन्होंने मुझे संभाला जब मुझे बहुत आवश्यकता थी, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी मानता हूं उस मामले के अंदर कि बाबूजी मनोहर लाल जी के साथ मैं मजाक भी कर लेता हूँ। अच्छा। कोई चुटकुला घोसली, कोई कथा कहानी भी सुना लेता हूँ। तो मुझे कई बार गुस्सा भी करते थे मुझ पे। शायद वो किसी विधायक पे गुस्सा करते नहीं करते, मुझ पे गुस्सा भी किया उन्होंने, मुझे प्यार भी दिया उन्होंने, मुझे समझाया भी। कल भी मैं मिला उनसे, कल आए हुए थे यहाँ चंडीगढ़ शादी में। मेरा भाव है साहब, मैं आप धार्मिक भी बहुत हैं, तो एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो भावुक भी बहुत होता है, और दूसरा ये कि जब किसी से आप इस तरह से जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही वो अंदर से उद्गार जो है, वो आपकी भावना जो है वो निकल आती है। देखिए, शास्त्र ये कहते हैं, मैंने शास्त्रों को बहुत पढ़ा है, मैंने बड़े बड़े महात्माओं को सुना है। शास्त्र ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति यूं ही नहीं मिलता जिंदगी में, आपको कुछ ना कुछ रिश्ता तो आपका जरूर होता है। देखिए, बाबूजी को चाहने वालों की तो कोई कमी नहीं है, और मैंने आपसे जिक्र किया कि वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। किस जन्म का किससे क्या रिश्ता है, मान लीजिए भीड़ में भी हम आपसे टकरा गए हैं ना साहब, जी। कभी ना कभी किसी जन्म का तो टकराव हुआ है हमारा, वरना ऐसे कौन किससे टकराता है इतनी बड़ी दुनिया में। और ऐसे समय में मुझ पे विश्वास जताना बाबूजी मनोहर लाल जी का, कि मैं ये कहता हूं कि जीत पार्टी की, हार मेरी। आप लेकिन कृष्ण को टिकट दीजिए। जो व्यक्ति मेरे उस चुनाव को संभाल रहे थे पार्टी के, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुझसे जिक्र किया, वो सारी बातें बताई आज से 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, कि ऐसा ऐसा होगा। ये अभी के चुनाव की, या जो पहला चुनाव आपने जो लड़ा? पहला बाई बाई इलेक्शन, इलेक्शन जो लड़ा। ये बाई इलेक्शन का जिक्र करो, कि उन्होंने मुझसे कहा कि दिन में 4 बार तेरे बारे में पूछा जाता था। इतनी चिंता एक बाप ही कर सकता है अपने बेटे की, कि उनके मन में यह था कि कृष्ण मेरा बेटा है। बेटे की तरह हाँ, आपको। मैं आज भी कहता हूँ इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उस पल को भूलता नहीं जब उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा बाबूजी अब आप दिल्ली जा रहे हो, तो मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, ऐसे जैसे आदमी ऐसे हाथ पकड़ता है, ऐसे दोनों हाथों से मैंने उनके हाथ तो पकड़ा। शायद वो फोटोज भी मिल जाएंगे। तो कहने लगे मैं हूं ना। अब ये उसकी कृपा और उस माँ भगवती की बहुत कृपा है मुझ पे।
जी। मेरे पूरे परिवार पे उस माता रानी का बहुत आशीर्वाद है। आप जाते हैं सर मंदिर, जैसे वैष्णो देवी वगैरह या? देखिए, माँ भगवती हमारी उपासक है। जी। मैं कई बार जागरणों में और आध्यात्मिक जगह जाता हूँ तो मैं प्रश्न उत्तर करता हूँ। अच्छा जी। वहाँ उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाता हूँ। अच्छा जी। तो वैसे तो हमारी सोच है, हम लोग जो आज पाकिस्तान है उस क्षेत्र में हम रहने वाले थे। अच्छा जी। कौन सी जगह सर? लुड्डन। लुड्डल। ये लुड्डन के रहने वाले थे, जो आज लाहौर के नजदीक है ये नहीं, या? अलग से मुल्तान के उसमें है। अच्छा जी। आज लुड्डन तहसील है। मैंने कुछ समय पहले तो हिंगलाज माता हाँ जी। हमारी मतलब कुल देवी कह लीजिए, लेकिन अब हम वहां जा नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। जी। तो आज वैष्णो देवी हमारी माँ, हमारी कुल देवी है। और मेरे भाई साहब भी वहां जाते हुए एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, और मेरे जीजा जी भी दर्शन करके आ रहे थे वैष्णो देवी से, तब एक्सपायर हो गए थे। पर उस देखिए, ये तो हमारे अपने कर्म है। सर इसमें जब ये बात चल रही है, मैं कई बार ऐसा कहा जाता है ना, बड़ा सवाल उठता है, ये बहुत सारे लोग जो हैं ये सवाल उठाते हैं। आपकी राय मैं इसमें जानना चाहूंगा कि जैसे मंदिर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो कुछ लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि मतलब ऐसा फिर क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है भाई, क्योंकि वो तो दर्शन करके या तो आ रहे थे या जा रहे थे। आपका क्या देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू है कर्मों सर इसमें? कर्मों का प्रारब्ध भी तो है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म तो आपको भोगने पड़ेंगे। देखिए, मेरे भाई साहब की 2 बेटियां, 1 बेटा है। भगवान ने मुझे चुना कि तुम्हें इसकी जिम्मेवारी निभानी है। जी। मेरे पास 2 बेटे, मेरी 4 बहनें, जी। पूरा परिवार की जिम्मेवारी मेरी बनी। तो भगवान नीति है, भगवान चुनते हैं, कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जी। प्रभु की कृपा से उस कर्म में यह हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, कि जहां आपकी टांग टूटनी थी वहां आपको छोटी मोटी चोट से काम चल गया। और दूसरे ये भी कि आपने डोर जो है वो भगवान के और हाथ में ही दे रखी एक है। बात आप बताइए, कोई व्यक्ति इस संसार में जिंदा रहा है क्या? अगर भगवान ने स्वयं मां के गर्भ से इस मृत्यु लोक में जन्म लिया तो वो जाएगा ही जाएगा। आप भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, जिस भी पीर, पैगंबर, संत, कोई भी व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति इस संसार को, इस मृत्यु लोक के छोड़ के ही जाएगा। मां के गर्भ से जन्म लेना वाला व्यक्ति छोड़ के जाएगा ही जाएगा इस मृत्यु लोक को। ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी तो ये मृत्यु लोक है साहब। जी। और कर्मों के प्रारब्ध हैं, आप कर्मों से भाग नहीं सकते। शास्त्र क्या कहते हैं सर, क्योंकि आपने पुराण भी पढ़े हैं, पुराणों में कैसा इंसान की जिंदगी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए? देखो, पुराण हमें बताते हैं, कोई भी शास्त्र हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को जीना कैसे है। मैं ये नहीं कहता किसी भी मजहब का हो, कोई भी मजहब का है तो उसमें वो बताया जाता है कि किस प्रकार से जीवन जीना है। शैली में फर्क है, हर आदमी को अपने जीने की, हर मजहब का अपनी शैली में फर्क हो सकता है। लेकिन हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, बिल्कुल। उसमें हर चीज को बताया गया। बहुत से लोगों को मालूम नहीं। हम मंदिर की घंटी बजाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाते समय घंटी बजाइए और ठीक उस घंटी के नीचे खड़े होइए, जब तक कि उसकी वाइब्रेशन नहीं जाती, आवाज खत्म नहीं होती, उसकी वाइब्रेशन आपको मिलेगी। आप शंख बजाइए। आप, बहुत से लोग वास्तु की बात करते हैं, मैं कहता हूं आपका घर कैसा, अब हर आदमी घर को तोड़ नहीं सकता साहब। आपने जैसा घर बना लिया, आप कोशिश करिए वहां माँ तुलसी को लगाइए, उसकी पूजा कीजिए, हो सके तो गऊ पाल लीजिए, आपका वास्तु दोष 101% समाप्त हो जाएगा। मेरा सवाल ये है सर, एक तो वो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि गाय की पूजा करना, गाय के गोबर को कह देना कि हाँ गाय का गोबर जो है वो बहुत शुद्ध है और बहुत अच्छा है, गौमूत्र बहुत अच्छा है, या इससे भी अगर हम इन बातों को भी छोड़ दें तो वैसे भी कि हाँ ये सारी चीजें जो हैं कोई इनकी महत्व ज्यादा नहीं है। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं सर? और आपसे इसलिए क्योंकि आपने पुराण पढ़े हैं, तो उसके आधार पर आप हमें बता पाएंगे? साहब, हर चीज का महत्व है। गौ माँ को भी श्राप मिला हुआ है, उस शराब के अंदर गऊ का जो अगला हिस्सा मुख है, अगर उसे आप डालेंगे, जो उसके मुंह में से लार निकलती है, वो जहर का हल्का सा काम करेगी। आप उसे किसी एलर्जी के स्थान पे लगाएंगे, ठीक हो जाएगी। आप गऊ पे प्रतिदिन हाथ फेरिए, आपकी बहुत सी बीमारियां उसके रोए ही दूर कर देंगे। बस इन्हीं, ये जो आप बातें बोल रहे हैं ना सर, इन्हीं बातों पे लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है, फिर अस्पतालों की क्या तो जरूरत सही है? साहब, आप करते क्यों नहीं? आप करके तो देखिए।
आप गऊ को खिलाइए ना प्रतिदिन चारा, उसके मुताबिक रोटी के अंदर गुड़ डाल के या चीनी डाल के आप खिलाइए तो सही, आज भी आपको असर तो मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जो गाय के गोबर की बात हुई है, जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि थे, या पुराने समय में जब कच्चे घर थे लेपते थे। जी जी आपको सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का मैं ये दे देता हूं कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि गऊ के उसमें कैसे फल लगता है। आप अपने माँ बाप के प्रति बुरा मत बोलिए। ठीक बूढ़े हो गए हमारे माँ बाप, उनको भोजन दीजिए, उनको जो व्यवस्थित है आप व्यवस्थित कीजिए। जी उनका जो पुण्य है ना साहब, जो उनके मुख से आशीर्वाद निकलेगा, जो आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, वो काम करेगा। बिल्कुल तो गऊ है, कुत्ता है, कोई भी जानवर है, जी ऐसा नहीं, दिल तो भगवान ने सबको दिया है साहब। वो आपको किसी ना किसी उसके अपने अंदाज में आशीर्वाद तो आशीर्वाद देंगे। जी और आशीर्वाद इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। जी बिल्कुल इसी आशीर्वाद को लेके मैं आपको बात करता हूँ। मैं अक्सर धार्मिक स्थानों पर या स्कूल्स में जाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ, और जो वहां पे पेरेंट्स होते हैं, महिलाएं होती है, विशेष तौर पर महिलाओं को ये बात कहता हूँ, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले साहब, गूगल है, ये है, आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या हुआ, ये इन सब चीजें ठीक है। साइंस इस दुनिया में कितनी तरक्की कर ले, इससे भी 100 गुना ज्यादा तरक्की कर ले, दो चीजें साइंस कभी नहीं दे पाएगी, एक तजर्बा और एक आशीर्वाद। ये आपको अपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेगा, साइंस नहीं दे सकती इसको। साहब मैं अपने पिता की एक घटना बताता हूं। एक दिन मेरे पिता ने, जब मेरे भाई साहब एक्सपायर हुए, तो मैं कहने लगा कि बाबूजी आप जागरण में जाते हो और जाते हो, मुझे मेरी नींद क्यों खराब करते हैं। मैं 20-22 साल का था। आप ही जाएगी जी। तो कहने लगे बेटा आज मैं तेरे को आदत डाल रहा हूँ धार्मिक स्थानों पर ले जाने की, कथा सुनवाने की, धार्मिक स्थान पर ले जाने की। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये आदत ही होगी जो तेरी, तू हमारा हाथ पकड़ के हमको गंगा स्नान के लिए ले जाएगा, धार्मिक स्थान पर ले जाएगा, तेरे को आदत डाली जा रही है। मैं यही सबको कहता कि अपने बच्चों को आज के समय में आदत डालिए साहब, नहीं बच्चे इस मोबाइल की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल तो अध्यात्म का जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर अध्यात्म है, धार्मिक ग्रंथ हमने पढ़े हैं, तो आप अब रामायण को लीजिए। भाई ने भाई के लिए क्या नहीं किया साहब, भाई ने भाई के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया, राज का त्याग कर दिया। ये सब चीज कहां से आएगी जब हमारे बच्चे सुनेंगे कि भगवान राम ने ऐसा किया, भरत ने ऐसा किया। रामायण कई महात्माओं ने, कई संतों ने लिखी, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखी। एक रामायण के अंदर जिक्र आता है, मुझे ये ध्यान नहीं कि किन्होंने लिखी, उसमें ये जिक्र आया कि दशरथ ने राम से कहा कि राम आज तुम सेनापति हो, तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट कर सकते हो, इसमें मेरे वचन की भी वैल्यू रहेगी और आप भी अपना काम कर दोगे और आप राज कर लीजिए। जी जी आप सेनापति हैं, मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, आप मेरा कहा वचन भी पूरा होगा और आपने मेरी बात मानी नहीं, क्योंकि ये बात तुम पे तो लागू नहीं होती, तुम बात को मानो या ना मानो। बिल्कुल लक्ष्मण भी वहां थे, लक्ष्मण ने कहा कि पिताजी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मैं किससे झगड़ा करूं, इस पिता से जिसने एक बाल सफेद देखा और मुझे राज देने की घोषणा कर दी, या उसके कई मां से जो मुझे अपने को सारी सारी रात सुलाकर लोरियां सुनाती थी, या उस भरत से जो मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करता है, या शत्रुघ्न से, या अपनी कौशल्या से, या किस मां से लड़ूं जिन्होंने मुझे इतने प्यार और मोहब्बत दी, किस लिए लड़ूं, सिर्फ एक हिस्से के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए, एक राज के लिए? तो ऐसा करके क्या करेंगे। ये एक सीख है समाज के अंदर। लेकिन सर इसमें जो हमें अक्सर देखने को मिलता है या फिर जो अक्सर सामने आ जाता है, एक रामायण जो लिखी गई और बहुत अच्छी, मैं मुझे लगता है कि रामायण जो है सबसे अच्छा ग्रंथ और सबसे अच्छी कहानी अगर हम अपने बच्चों को सिखा पाएं, दिखा पाएं, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि हाँ कृष्ण जी हुए, उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छा संदेश दिया, लेकिन रामायण मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। लेकिन जब उसकी कोई व्याख्या करता है तो सर व्याख्या करने वाला अपने हिसाब से व्याख्या कर देता है और उसमें कुछ अपनी चीजें भी बीच में जोड़ देते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि जरूर देखना चाहिए कि हाँ व्याख्या कौन कर रहा है और कैसी व्याख्या हो रही है, ये इसको कैसे। रामायण रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया निकलेगा। जी और मैंने विधानसभा में भी कहा था कि आज के युग के अंदर कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है जो राम जैसा बेटा ना चाहता हो।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम जैसा भाई ना चाहता हो, कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है जो राम जैसा पति ना चाहती हो। यहां तक कि कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं है, रावण भी ये चाहता था कि राम जैसा मर्यादित शत्रु मुझे मिले है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती साहब। तो रामायण तो एक सार है जीवन को कैसे जीना चाहिए, आप अपनी पत्नी के साथ कैसे रहे, माँ बाप के साथ कैसे रहे, भाइयों के साथ कैसे रहे, यहाँ तक कि जनता के साथ कैसे रहे, यहाँ तक कि एक राजा को जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि दुश्मन के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रता आपको कैसी निभानी चाहिए। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और राजनीतिक लोगों को भी भगवान राम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रामायण को कंठस्थ किया हुआ है, जिन्होंने इस आधार के ऊपर एक विषय लेके आए कि अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है, ये बहुत बढ़िया सोच है कि भिलनी तक जैसे राम पहुंचे, वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि अंत्योदय तक इसका रहना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि यही एक कारण है जो कि जहां भी बीजेपी जा रही है जीत जाते हैं? हरियाणा में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी जो है वो जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कुछ और ही देखने को मिला कि 48 सीटें आप जीत गए। और महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, अब तो आप अगर इसको रामायण से जैसे आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए हर नहीं, मैं सिर्फ रामायण की बात नहीं कर रहा, मैं एक धार्मिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। तो केजरीवाल साहब ने राम को कितना बुरा भला कहा तो उसका अंजाम देख ही लिया, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए हर एक का जीवन में रहता है कि आप भगवान को मानते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। और मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे दैवीय शक्तियों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो नवरात्रों में किस प्रकार माँ की उपासना करते हैं, हर चीज का तो एक अपने जीवन में रोल है। उनकी अपनी पावर, उनकी इच्छा शक्ति भी जहाँ काम करती है, वहाँ दैवीय शक्तियाँ भी उनके पीछे काम करती है। और वहीं पर उनकी पॉलिसी आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज दिल्ली के अंदर आप सरकार देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, आज बहुत सी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सब कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में राज करना हर एक की बात है। राज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दिलों पे राज करना ये बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं लोगों के दिलों पे राज। जी सर, अब जैसे राजनीति की ही बात करते हैं, हरियाणा के उपाध्यक्ष पहली बार, कैसा है सर उपाध्यक्ष का जो काम होता है वो किस तरह का होता है, विधानसभा में किस तरह का कामकाज? देखिए मुझ पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये जो ड्यूटी दी है मुझे, उसे हम अच्छे से निभाने का काम करें। और अध्यक्ष महोदय के बाद कुछ एक जिम्मेवारियां तो अकेली ही आपका उपाध्यक्ष के पास होती है। और जब सेशन चलेगा तो पूर्ण रूप से हमारी जिम्मेवारी है। कमेटीज को लेके जो कमेटियां हैं उनको लेके पूरी जिम्मेवारी हमारी रहती है। जो प्रत्येक विधायक महीने के अंदर 3 से 4 बार आते हैं, वो जिन जिन कमेटियों के मेंबर है उन कमेटीज को लेके सारी जिम्मेवारी हम लोगों की रहती है। तो एक विधानसभा की जितनी जिम्मेवारियां हैं, जितनी एक सेक्रेटरी एक मंत्री की जिम्मेवारी है, उससे ज़्यादा जिम्मेवारी एक विधानसभा की रहती है। मंत्री की तो 1 या 2 4 विभाग की रहती है, पूर्ण रूप से पूरी जिम्मेवारी रहती है। जी, दूसरा ये भी है कि आपको पूरे सदन को एक साथ लेकर चलना है। हाँ, सबको साथ लेके चलना ही तो एक वो है कि आप सबकी सुनेंगे जी, उसके बाद में फिर आप अपना विचार, क्योंकि विपक्ष के लोग जो हैं वो ज्यादातर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर ही कहते हैं कि हाँ, अपने लोगों को जो है आप बचा रहे हैं या उनको ज्यादा समय दे रहे हैं, समय को लेकर बड़ा। लेकिन इस बार समय की हम लोग जो ये बार बार मांग आ रही है, समय की मांग को हम खत्म करेंगे और अच्छा समय एक विधायक को देंगे ताकि वो अपनी कौनसी चौंसी की सारी बातों को बड़े अच्छे ढंग से रख सके। क्योंकि लोगों ने जिता के भेजा है। और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री चाहे बाबूजी मनोहर लाल जी रहे, चाहे अब नायब सैनी जी हैं, ये बड़े दिल के उदार व्यक्ति हैं। जो विधायक अपनी मांग रखेगा और मांग जायज होगी तो आप उसे मान के चलिए, चाहे वो पक्ष का चाहे विपक्ष का, उसकी मांग सेलेक्ट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पूर्व पीछे में रहे चाहे विपक्ष के विधायक थे, उनको भी 5-5 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। यही घोषणा इस बार के मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने भी की है। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो है कि इनको ये तो सिखाया जाता है कि सबको एक नजर से देखिए। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा सार्थक हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी, और सर जिस हिसाब से बीजेपी की अगर बात करें तो बड़ी अनुशासित पार्टी सर माना जाता है,
और देखने को भी मिलती है ये चीज़। अब हाल ही की बात कर लें कि जब तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, क्योंकि पहले हमने ऐसा देखा जब कांग्रेस की बात करें, तो पहले से ही अंदाज़ा लग जाता था जर्नलिस्ट को भी कि हाँ, ये नाम जो है यही बनेगा। और बाद में जब वो बनते थे तो उन्हीं में से एक बंदा जो है ये चुन लिया जाता था, ये बनता था। आज की तारीख में सर कोई पता नहीं लगता है कि कौन इंसान जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। कौन? और खास तौर पर पार्टी के नेता, मान लीजिए जिसने बनना है वो भी ये एहसास नहीं होने देता कि हाँ मेरा ही नाम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी एक राजघरानों की पार्टी है, एक घराना जो चल रहा है वही चलता आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो आपके सामने उदाहरण है। और सबकी आस्था है, जितने भी लोग जीत के आते हैं उनकी आस्था और उनका विश्वास है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कहना, मेरा सवाल ये है सर कि इतना अनुशासन में कैसे रह पाते हैं आप जब कभी अंदर से वो नहीं होता कि नहीं अब बहुत अनुशासन हो गया? नहीं, आप एक मिलिट्री मैन को कैसे कह सकते हैं कि वो मिलिट्री मैन कितना अनुशासन में रहता है? उसको कभी इस बात का नहीं लगता कि हम फौज में हैं तो हमको ऐसा है। अनुशासन उनके जीवन का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग रहते हैं वो उसी हिस्से में रहते हैं, उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते और जाएंगे भी नहीं जी। तो ये विशेष तौर पर है ये सब बातें। तो सर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी से तो आपने बताया कि हाँ किस तरह का रिश्ता है। नायब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उनसे आपके कैसे ताल्लुकात हैं, कैसे संबंध हैं? मेरा स्वभाव, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी का स्वभाव बड़ा जोली स्वभाव है। आप देख रहे हैं जी जी ये बिल्कुल। जो बयान देते हैं, मुस्कुरा के बयान देते हैं, गजब कर देते हैं। मैंने एक दिन मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी जो ये आपकी मुस्कुराहट है ना, आधे लोग तो नायब सैनी जी की ऐसी मुस्कुराहट देख के विरोधी फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। कि जो उनका बात करने का अंदाज है ना साहब, मुस्कुरा के देखिए, आप बात का जवाब देंगे आधा तो सामने वाला ऐसे ही फेल हो जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। और ये जब इलेक्शन चल रहे थे आपके विधानसभा के, पूरे इलेक्शन के दौरान उनका वो हंसमुख चेहरा ही नजर आया। कभी भी चेहरे पे चुनावों की वो एक होती टेंशन, वो नजर नहीं आई उनकी। ये बिल्कुल ये सही हमारे बात लिए है। समस्या है इनका ज्यादा मुस्कुराना भी। अच्छा जी, वो मैंने एक कैसे? दिन मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी आप इतना मुस्कुरा के 24 घंटे रहते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल मुस्कुराना सबसे मुश्किल काम है और प्रत्येक विधायक 24 घंटे नहीं मुस्कुरा सकता नहीं आपकी तरह। मुस्कुरा सकता। आपको तो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ने इतना दिया। आप मतलब गुस्से में भी तो भी फूल झड़ रहे हैं आपके मुख से। आता है ना, मुस्कुराइए, आप कैमरे की कैद में हैं। तो मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि आदमी के चेहरे पे स्माइल हो या ना हो, ओ सॉरी, आदमी के पास मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। ये मानना मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सार्थक किया, नायब सैनी जी ने। उसी स्माइल के जरिए सर वो ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, आप हर मानते हर हैं? हर चीज का अपना रोल है। कमाल की बात करें, मुस्कुराहट का तो सबसे बड़ा रोल है। हाँ। मुस्कुराना आसान नहीं है। हर बात पे आपके हंस के बात करें, मुस्कुराहट से बात करें, इसे आप आसान समझते हैं क्या? सर ये बड़ा मुश्किल काम है इसी साहब। सवाल को मैं थोड़ा और सर, बड़ी मन में उत्सुकता है। पूरा हरियाणा और इवन तक कि जो भी हरियाणा के चुनाव को देख रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि अब की बार बीजेपी नहीं आ रही है। कोई भी पत्रकार ये नहीं कह रहा था कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। हर पत्रकार, हर कोई इंसान यही कह रहा था, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे हरियाणा के बाहर का हो, कि अब की बार तो कांग्रेस ही आ रही है। सर ये चमत्कार कैसे हो गया? देखिए, ये राजनीति के पीछे जो लोग काम कर रहे थे उनकी अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री जी का मुस्कुराना और वो 56 दिन की वर्किंग मुख्यमंत्री जी के काम की, जो 24,000 बच्चों को नौकरी देना था और जिसके ऊपर मुख्यमंत्री ने ये कहा, नायब सैनी जी ने, कि मैं जब शपथ लूंगा, मैं संकल्प लेता हूं जिस दिन मैं शपथ लूंगा 24,000 बच्चों को नौकरी दूंगा। एक विश्वास कि सरकार आएगी। हमने कभी भी नहीं कहा कि सरकार नहीं आएगी। मैं ये तो मानता था कि सरकार कोलैबोरेशन में आएगी, किसी भी पार्टी का साथ लेना पड़ सकता है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि सरकार ऐसे आ जाएगी। सरकार आना तय था साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के दिल के अंदर जो बात और जो भावना थी वो कमाल है। और आप ये मान के चलिए, लोगों का विश्वास, जितना विश्वास परमात्मा पे करते, उस भगवान पे करते, उतना लोग विश्वास नरेंद्र मोदी पे करते हैं। तो ये उतना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स पे होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। तो ये नरेंद्र मोदी जी के बल पर हरियाणा में सरकार बनी या नायब सैनी जी के? सबका रोल है। अच्छा। जहां नरेंद्र मोदी जी का अपना काम करने का स्टाइल है वो काम कर रहा है, जहां नायब सैनी जी का काम है वहां काम कर रहा है।
जो मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने योजनाएं बनाई पुरानी, उनका रोल है। बेस फेस सब ने काम किया। अच्छा जी। तभी तो सबको अचंभा हो रहा है कि ये सब कैसे हुआ। हर एक की भूमिका रही, सबने मेहनत की। तो देश फिर के प्रधानमंत्री जी का जो मनोहर लाल जी को हटाना, ये एक मतलब अच्छा वो रहा या वो ये क्या? सब देखिए, ये हाँ। सब क्योंकि बाबूजी मनोहर लाल जी को सेंटर में लेके जाना था, अच्छा जी। इसलिए मोदी साहब उनको लेके गए और इनको यहाँ दे दिया गया कमान, हरियाणा की संभलवा दी गई। जी अब कितना पहले 5 मंत्रियों में उनकी गिनती है। बिल्कुल। वैसे देखा जाए तीसरे मंत्री हैं। जी और देखा जाए तो कितने बड़े विभाग उनके पास हैं, कितनी बड़ी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बाबूजी मनोहर लाल जी को देने का काम किया। इसे आप छोटा समझते हैं? तो कभी कभी इंसान को जरूरत, उनको लगा कि इस कार्यकाल में बाबूजी मनोहर लाल जी को मेरे साथ रहना चाहिए, ताकि हम देश को और ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करें। जी। और इसलिए फिर नायब सैनी जी को स्टेट की कमान दे दी। देखिए, तो अब सर ये जो कार्यकाल है, इसमें क्या कुछ, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री के भी कुछ ये होंगे कि हाँ मुझे ये काम करने हैं, आपको क्या लगता है क्या? देखिए मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन में जो करिश्मा करके दिखाया आपके सामने, लोग 1 साल तक तो हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल पाते। 100 दिन के अंदर 18 संकल्प पूरे करने का काम किया, 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। तो इसी प्रकार से जो पाइपलाइन में और संकल्प हैं उनको पूरा किया जाएगा। जी तो नायब सैनी जी को भी आप कम मत आकिए, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अच्छा काम करेंगे। अभी तो विरोधियों की छाती पे बैठे मुस्कुराहट मुस्कुराहट से ही काम कर रहे हैं, बाकी काम तो कर ही रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण की बड़ी मनमोहनी मुस्कुराहट थी, जी तो आधे लोग तो उसको देख के परेशान हो जाते थे। तो नायब सैनी जी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातों के जवाब देते थे। उसका हाल वो केजरीवाल जो का, हरियाणवी में सर वो इधर की भाषा का, जो कुरुक्षेत्र की हाँ जो भाषा का कुरुक्षेत्र टच की मारते हैं, भाषा है, तो उसका भी बड़ा रोल है। आज आप देख रहे हैं केजरीवाल की क्या हालत कर, वो उनके मुंह से लगती भी बड़ी अच्छी है सर, मतलब ये मैं अनुभव अलग कह रहा अलग हूँ। भाषा, अलग अलग जगह की, हरियाणा में 30 कोस पे हर हाँ जगह जी, भाषा बदलती है। बदल जाती है। सर आखिरी सवाल आपका अपनी विधानसभा को लेकर, और क्योंकि आपके ऊपर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है विधानसभा के, आपकी अपनी क्या सर विचार हैं कि हाँ मैं अगले 5 साल में अपनी विधानसभा को इस स्तर पर देखना चाहता हूं, या मेरी विधानसभा में ये काम मुझे पूरे करने ही हैं, और देख पूरे स्टेट के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए, वो मैंने बताएं। जो संकल्प लिए, पिताजी की एक इच्छा पूरी कर रहा हूँ। जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया, वो लगभग 85% कंप्लीट हो चुका है। जो थोड़ा बहुत काम है वो हो जाएगा। भाखड़ा का पानी मेरा संकल्प था, उस पर काम शुरू हो गया। सड़कें गलियां बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। आज जींद को नॉन नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। वहीं पे कल मैं उमा शंकर जी से मिला था, जो आजकल गडकरी साहब के साथ है। मेरे एक जींद की डीपीआर है, जो जींद को एक सर्कल में बांधने का काम करेगी, तो रिंग रोड कह लीजिए, वो बनेगी। और कोई मेरी एक इच्छा और है कि जींद के लोगों के लिए एक अच्छा उद्योग आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। जींद की जनता का आशीर्वाद और प्यार वो मेरे साथ है, उस माँ भगवती की कृपा मेरे साथ है, और मुख्यमंत्री जी का जो प्यार है, जो उनका आशीर्वाद है, वो मेरे साथ है। जिस जींद को पहले 7 डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता था हरियाणा के, उसे बैकवर्ड कहा जाता था, आज जींद को आप बैकवर्ड नहीं कह सकते। जींद आज सबसे, आने वाले समय में जींद सबसे आगे होगा, ये मेरा विश्वास है। और सब लोगों की प्यार मोहब्बत, पूरे हरियाणा की प्यार मोहब्बत का, और जींद वालों का विशेष तौर से प्यार मोहब्बत का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो विशेष तौर से जींद वालों को कहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कोई विधायक नहीं हूँ। आप लोगों के लिए तो मैं वही डॉक्टर मिड्डा का छोरा हूँ, और वो लोग इस बात को मानते हुए, मैं जो मुझे फीलिंग आती है तो मुझे बाहर आती है, जीन से बाहर। जीन के अंदर तो वही, सभी ने मुझे निकर में भी स्कूल जाते देखा, पैंट में भी स्कूल जाते देखा, साइकिल पे भी देखा, बाइक पे भी। आजकल भी मैं स्कूटी पे निकल जाता हूँ। अच्छा जी। कई बार शमशान घाट तक जाना हो तो कोई डेथ हो जाती है तो स्कूटी पे निकल जाता हूँ। वैसे भी बाजार में भी स्कूटी पे निकल जाता हूँ। तो किसको दिखाएं? सभी तो मेरे अपने हैं। सब किसी के हाथ में पला हूँ, किसी के साथ रहा हूँ, किसी ने मुझे छोटे होते हुए देखा, सबने देखा तो है। और यही चीज लोगों को अट्रैक्ट भी करती है, और यही चीज लोगों को अच्छी भी लगती है कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उसी सरलता से रह रहा है, उसी सरलता से मिल तो रहा वही है। चीज देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो अपने जो समय बिताया होता है जिन्होंने साथ में, उनको भूल जाते हैं। अपने पाँव की जमीन जो है वो नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल।
ये पिताजी ने सिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मेरे पिताजी ये कहते थे, दूसरा कहते थे कि रसोई की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ये कभी नहीं छूटनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके घर आए बिना खाए पिए जाए, तो ये उचित नहीं। जब वो हॉस्पिटल में रहते थे तो तब सर्दियों में अगर मरीज आते थे 8 बजे वो क्लिनिक पे आ जाते थे, सबके लिए चाय और ब्रेड। पहले पेशेंट पता नहीं कब चला गांव से, कैसे चला, और गर्मियों में रूह अफ़ज़ा वो पिलाते थे। सर, मन तो ये कर रहा है कि बैठे रहें और ये बातचीत चलती रहे, लेकिन अब समय जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए और इतना समय देने के लिए। मैं पर्सनली ये कहूँगा कि जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपने बातचीत की, इस पूरी बातचीत में मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी, और वो मुझे लगता है कि एक ऐसे इंसान में ही हो सकती है जो आपका आध्यात्मिक पक्ष है, और जिस हिसाब से बातें आपने कहीं और वो निकल के आई, वो सामने लग जाता है। बता, तो जो आपकी वाइब है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मैं और वैसे आपको बताऊंगा, मैं इस कोठी में भी छोटा सा मंदिर बनवा रहा हूँ। अच्छा मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे मंदिर सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, मंदिर बन रहा है, 10-20 दिन में हो जाएगा, तो हवन करके उसको शुरू करें, बिल्कुल, बहुत क्योंकि कुछ अच्छा है समय सर। भगवान के साथ बिताना चाहिए, हाँ मेरा जी। मानना है, तो अच्छा रहता और है। ये भी है सर कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो वो आपके नेचर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपकी वाइब्स जो हैं वो वैसी हो जाती हैं, तो आपसे मिलके और आपसे बातचीत करके वो दिखता है। मतलब ये चीजें ऐसी होती हैं जो कहते हैं ना, ऑरा। आपका ऑरा ऐसा है कि जो आपसे बात करेगा, आप बेशक अधिकारियों में आपका खौफ हो, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो फिर वो नहीं लगता है कि आप बिल्कुल सरल स्वभाव के, और आपकी वाइब जो है वो बड़ी पॉजिटिव लगती है। नहीं, अधिकारियों में भी खौफ वाली बात नहीं, मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ, ये मेरे पिता ने कही। जी, एक अधिकारी का मैं जिक्र करूंगा आपसे। मैं जब आया और एक विधायक का ने कहा कि देखिए आपके पिताजी बहुत अच्छे थे, वो मतलब कि मैं किस पार्टी से थी, मुझे बोले जी आप मंत्री कब बनेंगे। देखिए कितना, मतलब इस उम्र में भी हमसे बड़े, वो सब कितना भोलापन उनके उसमें, जी, कि उन्हें कहना चाहिए था कि अगली बार हम मंत्री बनेंगे, बोले जी अगली बार तो आप मंत्री बन के आएंगे। जी, और एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि देखिए हमारी लाइफ के अंदर बहुत से विधायक आते हैं चले जाते हैं, सब जी, चले जी। जाते हैं, लेकिन एक अधिकारी को बहुत कम लोग याद रहते हैं। बोले आपके पिताजी को, जो आपके पिता के टच में है वो व्यक्ति याद रखेगा आपके पिता को। सर, मुझे लगता है कि उस जो अधिकारी आपके को टच याद में रखेगा। आया वो भी आपको हमेशा याद रखेगा। मेरी बल्कि इच्छा है कि मैं कई बार स्कूल कॉलेज में कहता हूँ कि एक अध्यात्म की क्लास जरूर लगाइए। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा इंटरव्यू हो जो सिर्फ इसी पर अध्यात्म पे ही हो। देखिए एक व्यक्ति का जीवन भी बदल गया हमारे कहने से, बिल्कुल तो सर। हमारा जीवन सार्थक हो सर, हम जाएगा। करेंगे ये, हम दोबारा से बैठेंगे किसी दिन, और जी दोबारा से उस दिन सिर्फ अध्यात्म पे ही बात होगी। जी जी, जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन की बात बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में बस एक बात मैं बोलना चाहूँगा। आप बार बार जिस तरह से अपने पिताजी का जिक्र करते हैं और उनकी कही हुई बातों का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे जो पिताजी हैं या हमारे जो बड़े हैं, उनकी बातों का असर हमारी लाइफ में कितना पड़ता है, और वो कितनी अच्छी बातें हमसे कहते हैं, और अगर वो अच्छी बातें हमने अपनी लाइफ में उतार ली तो फिर उससे बड़ा आशीर्वाद और उससे बड़ी ज्ञान की बातें और कोई नहीं हो सकती है। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। जी। और नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेकर जाएंगे और उसको अपने जीवन में भी ढालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, जय माता की।